नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आने वाली नस्लें दोनों सरकारों को भारत के रिश्ते सुधारने के लिए बेचैन हुआ पाक। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा? विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार दोपहर इस्लामाबाद पहुंचे। इसके बाद जयशंकर की रात को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से SCO प्रतिनिधियों के लिए आयोजित रात्रि भोज के दौरान भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और बहुत संक्षिप्त बात की। भारत ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि जयशंकर की यात्रा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रिश्ते सुधारने के उद्देश्य से नहीं है। इसके बावजूद पूर्व PM और सत्तारूढ़ PMLA-N के मुखिया नवाज शरीफ, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत शुरू करने की बात कही है। भारत के साथ बातचीत के लिए बेचैन हुआ पाकिस्तान। शहबाज सरकार की पूरी कोशिश है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बैठक हो। वहीं भारत ने दो टूक कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर नकेल नहीं कसता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। भारत के साथ बातचीत के लिए शहबाज सरकार की बेचैनी का पता बिलावल भुट्टो एक बयान से चलता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश बातचीत करें वरना आने वाली नस्लें दोनों सरकारों की माफ नहीं करेंगी। बता दें कि बिलावल भुट्टो की पार्टी शहबाज सरकार के साथ गठबंधन में है। बिलावल भुट्टो के अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी कहा है कि भारत जब चाहेगा तब हम बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। आज होगी SCO की बैठक। विदेश मंत्रालय की तरफ से जयशंकर की यात्रा को लेकर बयान में कहा गया है, SCO के सदस्य देशों के प्रमुखों की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर को 2024 को होगी। सालाना तौर पर होने वाली इस बैठक में व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर चर्चा होती है। विदेश मंत्री S जयशंकर इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत SCO के तहत गठित विभिन्न व्यवस्थाओं में लगातार सक्रिय रहता है। स्वयं जयशंकर ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह जानकारी दी और पाकिस्तानी बच्चों की तरफ से गुलदस्ता स्वीकार करते हुए फोटो शेयर की। बता दें कि 9 सालों में ये पहली बार है कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की। पाकिस्तान जाने वाली आखिरी भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। कुछ दिनों पहले एक सम्मेलन में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था, किसी भी पड़ोसी की तरह भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा, लेकिन सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज करने और इच्छाधारी सोच में लिप्त रहने से ऐसा नहीं हो सकता। योगी बोले, खाने में अपशिष्ट मिलाना होगा संज्ञेय अपराध, आएगा कड़ा कानून। हर होटल के किचन में होंगे कैमरे। खाद्य वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार कठोर कानून लाने जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावित कानून के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। CM ने ऐसे मामलों को संज्ञेय अपराध के दायरे में लाने के साथ सजा और जुर्माने का अध्ययन कर अध्यादेश तैयार करने का निर्देश दिया। प्रस्तावित कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। CM ने विधि आयोग, गृह, न्याय व खाद्य एवं रसद समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि बीते दिनों जूस, दाल और रोटी में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं। इस पर स्थायी रोक के लिए कड़ा कानून जरूरी है ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे। ऐसी घटनाएं विवत्स होने के साथ आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालती है। इससे सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित होता है। ऐसे कुत्सित प्रयास स्वीकार नहीं किए जा सकते। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी इन गतिविधियों के संबंध में स्पष्ट कानून तैयार करें जिससे उल्लंघन करने वालों को कारावास और अर्थदंड की सजा हो सके। ऐसे अपराध संज्ञेय और गैर जमानती बनाए जाएं। पहचान छिपाने वाले भी दायरे में। CM ने कहा कि असामाजिक तत्व पहचान छिपाकर ये हरकत करते हैं। ऐसी गतिविधियों पर कड़ाई से लगाम लगानी चाहिए। हर उपभोक्ता को अधिकार है कि वह सेवा प्रदाता के बारे में आवश्यक जानकारी पा सके। इसके लिए विक्रेता द्वारा प्रतिष्ठान पर साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य हो। प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी कर्मियों का पहचान पत्र धारण करना भी अनिवार्य हो। शब्द नाम रखने, गलत जानकारी देने वालों के लिए भी सजा के कड़े प्रावधान होने चाहिए। रसोई घर में लगे CCTV। योगी ने कहा कि प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान सुनिश्चित करें कि कोई भी भोजन दूषित न हो। रसोई घर एवं भोजन कक्ष में CCTV कैमरा अनिवार्य रूप से लगा हो।
इसकी न्यूनतम 1 माह की फुटेज जिला प्रशासन के मांगने पर उपलब्ध कराई जा सके। भोजन पकाते और परोसते समय सिर ढकना, मास्क, दस्ताने पहनना जरूरी है। कारोबारी और अपने कर्मचारियों को विवरण पुलिस को देना होगा। यदि किसी कर्मी के घुसपैठिया अथवा अवैध नागरिक होने की पुष्टि होती है तो कड़ी कार्रवाई हो। कानून में इन सब का स्पष्ट प्रावधान करें। समुद्री विरासत परिसर भारत की समृद्ध विरासत को सहेजने की पहल पीएम मोदी ने पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए बताया जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के प्राचीनतम बंदरगाह लोथल को भारत की समृद्ध विरासत का हिस्सा बताते हुए यहां प्रस्तावित राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को इसे सहेजने की पहल बताया है। सोशल मीडिया लिंक्डइन पर लिखे पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों साल पहले ये बंदरगाह वस्तुओं के साथ साथ दुनिया की सभ्यताओं और विचारों के मिलन का सजीव केंद्र हुआ करता था। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर बनाने को हरी झंडी दी। पिछले हफ्ते केंद्रीय कैबिनेट ने यहां राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर बनाने को हरी झंडी दी थी। प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद दशकों तक भारत की प्राचीन धरोहरों के सहेजने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जाने को दुखद बताया। उनके अनुसार लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को न केवल भारत की समृद्ध और विविध समुद्री धरोहर को प्रदर्शित करने बल्कि लोथल को एक विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उभरने में मदद करेगा। इसके साथ ही पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित प्लान के अनुसार हड़प्पा कालीन वास्तुकला और जीवन शैली को फिर से जीवंत करने के लिए लोथल मिनी रिक्रिएशन, 4 थीम पार्क, मेमोरियल थीम पार्क, समुद्री नौसेना थीम पार्क और जलवायु थीम पार्क और साहसिक और मनोरंजन थीम पार्क, दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय, हड़प्पा काल से लेकर अब तक भारत की समुद्री धरोहर पर प्रकाश डालने वाली दीर्घकालिक और तटीय राज्यों के मंडप भी तैयार किए जाएंगे, जिनमें वहां की विविध समुद्री धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। कैबिनेट गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विश्वास को मंजूरी दे दी। यह प्रोजेक्ट चरणों में पूरा किया जाएगा। इस योजना के विकास में 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 7,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ लगभग 22,000 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। केंद्रीय कैबिनेट ने मास्टर प्लान के अनुसार स्वैच्छिक संसाधनों और योगदान के माध्यम से धन जुटाकर और धन जुटाने के बाद उनके निष्पादन के लिए फेज 1B और फेज 2 के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि चरण 1B के तहत लाइट हाउस संग्रहालय के निर्माण को लाइट हाउस और लाइट शिप महानिदेशालय द्वारा वित्तीय पोषित किया जाएगा। लोथल में NMHC के कार्यान्वयन, विकास, प्रबंधन और संचालन के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा शासित होने वाले भविष्य के चरणों के विकास के लिए एक अलग सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। ईवीएम हिजबुल्लाह के पेजर से ज्यादा मजबूत, चुनाव आयोग ने कांग्रेस के दावे को किया खारिज। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषणा से पहले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मंगलवार को मांग की कि मतदान मतपत्रों से कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा तो भाजपा सरकार और चुनाव आयोग कुछ भी कर सकती हैं। राशिद अल्वी ने आगे कहा कि अगर इजराइल अपनी पेजर में हेराफेरी करके लोगों को मार सकता है तो कुछ भी हो सकता है। राशिद ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। ईवीएम पेजर से ज्यादा मजबूत, चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। कुमार ने कहा कि आजकल सवाल आ रहे हैं कि जब पेजर उड़ा सकते हैं तो ईवीएम हैक कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि पेजर कंडक्ट होता है, ईवीएम नहीं। हम ईवीएम से जुड़े हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं और हम पहले भी जवाब देते रहे हैं।
चुनाव आयोग ने कांग्रेस के राशिद अली के दावे को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी ईवीएम हिजबुल्लाह के पेजर से अधिक मजबूत हैं। ये चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया थी जो कांग्रेस के राशिद अली के दावे पर आधारित थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के साथ मित्रता का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि लेबनान के पेजर की तरह ईवीएम में भी हेराफेरी की जा सकती है तथा विपक्ष के मतपत्रों के माध्यम से मतदान की मांग करने का आग्रह किया था। महाराष्ट्र में मतपत्र से मतदान होना चाहिए। राशिद अल्वी दरअसल ईवीएम को लेकर विपक्ष शुरू से चुनाव आयोग को टारगेट करता रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो लोकसभा चुनावों में बम्पर सफलता मिलने के बाद भी ईवीएम पर भरोसा करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार भी बन जाती है तो वो भी ईवीएम पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के पास मौजूदा पेजर और वॉकी टॉकी, जिन्हें कथित तौर पर इजराइल द्वारा विस्फोटक उपकरण में बदल दिया गया था, और इजराइल के साथ प्रधानमंत्री के अच्छे संबंधों का जिक्र करते हुए पूर्व सांसद और कांग्रेस प्रवक्ता अल्वी ने कहा, महाराष्ट्र में विपक्ष को ईवीएम के बजाय मतपत्र से मतदान कराने पर जोर देना चाहिए, अन्यथा भाजपा सरकार और चुनाव आयोग कुछ भी कर सकती हैं। यदि इजराइल पेजर और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल से लोगों को माफ कर सकता है तो ईवीएम क्या है। इजराइल के साथ पीएम के अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल ऐसी चीजों में माहिर है। ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है और उसके लिए बीजेपी चुनाव से पहले ये सब खेल कर लेती है। हरियाणा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मशीनें 100% फुल प्रूफ है और उन्हें हिजबुल्लाह पेजर की तरह हैक नहीं किया जा सकता, जिनका इस्तेमाल विस्फोटों के लिए किया जाता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण।